हेलो दोस्तों। आज 9 जनवरी है 2024 और सुबह के करीब 9:30 बजे हैं। और आज हम सबसे पहले तो मार्केट देखेंगे, उसके बाद हम अपने पसंदीदा प्लैटिनम स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे और अंत की तरफ मेरे एक दोस्त ने कुछ मुझे स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं और मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं उन स्टॉक्स को फंडामेंटल लेवल पे और टेक्निकल लेवल पे एनालाइज करूं। तो आज मार्केट और प्लैटिनम स्टॉक्स को देखने के बाद हम कुछ 6 स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक उन स्टॉक्स का एनालिसिस देखने के लिए। तो आइए देखते हैं आज मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। जैसे कि हम देख रहे हैं ये कई दिनों से बुल रन में चल रहा है। जनरली जब बहुत दिनों तक मार्केट ऊपर चलता है तो थोड़े दिन के बाद वो कुछ समय तक करेक्ट होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें, ठीक है, यहाँ पर मार्केट बहुत दिनों तक बुल रन में चलता रहा और उसके बाद करेक्शन शुरू हुआ। तो जब करेक्शन हुआ तो ये जितना ऊपर गया था उतना ही वापस नीचे आया है। देखिए, अगर आप यहाँ से भी गिनते हैं तो ये ऊपर गया, उसके बाद कम से कम 50% तक नीचे आया है, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर बहुत दिनों तक गया, उसके बाद फिर कुछ दिनों तक करेक्ट हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो हम लोग बुल रन में ही चल रहे हैं कई महीनों से, कई सालों से बल्कि। और होता क्या है कि बीच बीच में जब ये करेक्शन का मौका देता है तब हम स्टॉक्स खरीदते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम इस बात का अनुमान लगाएं कि मार्केट का बॉटम क्या है। यहाँ पर जैसे ये बॉटम है, ठीक है, तो बॉटम में हम खरीदेंगे तो हमें थोड़ा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो अब ये कई दिनों से लगातार ऊपर जा रहा है और बीच बीच में हल्का सा करेक्शन उसने दिया है, लेकिन अब हमें थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए जब हम स्टॉक्स खरीदते हैं, क्योंकि अब ये कभी भी करेक्शन में जा सकता है। अगर करेक्शन में जाता है तो हमें केयरफुल होना है और पूरा मौके का फ़ायदा उठाना है जब ये मार्केट नीचे जाए। तो एक तरह से अगर देखने जाए तो चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें तो फ़ायदा ही होता है। जब ऊपर जाता है तब हमारे स्टॉक्स प्रॉफिट करते हैं तो उस हिसाब से फ़ायदा है, और जब नीचे जाता है तो हमें और ख़रीदने का मौका मिलता है तो उस हिसाब से फ़ायदा है। आइए हम अपने पसंदीदा स्टॉक्स को देखते हैं। तो आज बाय द वे ये मार्केट थोड़ा सा नीचे खुला है और अभी तो सिर्फ 9:30 बजे हैं, तो बताना मुश्किल है कि ये किस तरफ जाएगा। अगर बेसिंग कैंडल्स को थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए तो ये आज वैसे तो रेड कैंडल है, आज ओपन हुआ है ये हल्का सा ऊपर, कल जितना नीचे क्लोज हुआ था उससे तो ऊपर ही ओपन हुआ है, तो उस हिसाब से अच्छी बात है। बताना मुश्किल है कि ये किस तरफ जाएगा। हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि हमारे पसंदीदा स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। तो इसे सॉर्ट कर लेते हैं हम आज के चेंज के हिसाब से, और सबसे ज़्यादा गिरा है एसआरएफ। अब एसआरएफ कल काफ़ी गिरा था, ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हैं कल और परसों काफ़ी मतलब गिरा था, नीचे की तरफ आया था। तो आज भी नीचे की तरफ है, लेकिन हमारे पास यहाँ कोई लेवल है नहीं, कोई जोन है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसी को जोन मान के चलते हैं। लेकिन चूंकि गुंजाइश कम है कि ये बहुत ज़्यादा गिरे, तो हम एंट्री इसका थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, करीब करीब यहाँ, ठीक है। 2280 के आसपास अगर पहुंचता है तब हम इसे खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। अब अभी ये 2373 पे है और इसका DATR 61 है, मतलब ये 2300 तक जा सकता है। 2280 तक जाने की गुंजाइश कम है। दूसरा, ये बॉलिंजर बैंड को छूने वाला है जस्ट, और इसका RSI तो खैर मिडिल में है, 54 के आसपास है, तो हाई ही माना जाएगा। लेकिन गुंजाइश कम है कि ये पूरा नीचे तक जाएगा, तो हम मतलब थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, देखेंगे 2280 के आसपास अगर पहुंचता है तो खरीदेंगे, वरना अगले लेवल के बनने का इंतज़ार करेंगे। बजाज फाइनेंस देखते हैं। बजाज फाइनेंस तो फिलहाल अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार है, कोई दिक्कत नहीं है। डाबर देखते हैं। अच्छा, डाबर थोड़ा सा करेक्शन हुआ तो है, लेकिन इसका भी लेवल काफ़ी नीचे है। आइए देखते हैं इसका लेवल कहाँ है। 534 के आसपास इसे ख़रीदा जा सकता है, क्योंकि वहाँ से धन करके उठा था। तो इसका हम लोग एक एंट्री ले लेते हैं डाबर का 534.87 पे। लेकिन फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि ये इतना नीचे आज जाने की गुंजाइश कम है। 11 रुपये ऊपर नीचे होता है ये आमतौर पे। तो 552 पे है तो 542 पे जाएगा, 540 तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। एशियन पेंट्स देखते हैं। एशियन पेंट्स
अपने लेवल की तरफ बढ़ तो रहा है। देखिए ऊपर का ट्रेंड है और ऊपर के ट्रेंड में ये करेक्शन हुआ है, तो 3,258 रुपये 60 पैसे पे ये चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक एंट्री लगा लेते हैं। अगर आपने एंट्री आज तक लिया नहीं है एशियन पेंट में, तो 3,059 रुपये 30 पैसे पे एंट्री लिया जा सकता है। ये इसका नोट ले लेते हैं। ये स्टॉक्स है जिनको हम आज बाद में एनालाइज करने वाले हैं। तो एशियन पेंट बाय एट 3259.30। दिस इज ए लॉन्ग टर्म स्टॉक। ठीक है। रिलायंस, बाकी सारे ही स्टॉक एक्चुअली ऊपर की तरफ है आज। सफारी ने मौका नहीं दिया, हमने यहाँ पर अगर ख़रीदा है तो वहाँ से ऊपर ही गया है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ भी ऊपर की तरफ है। एस्ट्रल, हाँ एस्ट्रल एक्चुअली अपना डिमांड जोन के अंदर घुस चुका है और अब इस डिमांड जोन को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तो एस्ट्रल एक्चुअली ख़रीदा जा सकता है। अगर आपने अभी तक नहीं ख़रीदा है, मैंने इसका आपको बोला था कि ख़रीदना है इसको पिछले वीडियो में, बाय एट 1830.95। एट और बिलो, क्योंकि ये ऑलरेडी 1830 के नीचे है। ठीक है। तो ये मौका दे सकता है। इसका RSI अभी 39 के आसपास पहुंच चुका, मतलब काफ़ी लो है। कल इसका RSI 40 था, आज 39 है। तो बॉलिंजर बैंड को छू चुका है, तो यहाँ से ऊपर जाने की संभावना अच्छी है। अगर ये इस डिमांड जोन को ब्रीच करके नीचे चला जाता है तो हमारा अगला पड़ाव 1677 रुपये होगा। तो फिलहाल हम इस डिमांड जोन को डिलीट कर देते हैं और अगले पड़ाव पे एंट्री लगा लेते हैं। तो ये हमारा अगला पड़ाव है। अब मैं एस्ट्रल के बारे में इस प्राइस पे कुछ नहीं बोलूँगा। आगे अब अगर और नीचे जाता है तब बताऊँगा, या फिर ऊपर जाता है तब बताऊँगा। रामको सीमेंट अपने ट्रेंड में बरकरार है। वोल्टास भी चल रहा है। एक्चुअली रामको सीमेंट अगर आपने नहीं खरीदा है, नहीं फिलहाल कोई ट्रेंड नहीं है, कोई लेवल नहीं है। चलिए, डिवीस लैब कुछ नहीं। पिया इंडस्ट्रीज भी फिलहाल तो कुछ नहीं है। 3121 पे खरीदेंगे, लेकिन अभी काफ़ी दूर है। ICICI बैंक, हाँ ICICI बैंक, इसका DATR 14 रुपये है, मतलब ये आज 900 रुपये तक जाएगा। मेरा नहीं, सॉरी 900 नहीं, 970 तक जाएगा। चलिए, इसका एंट्री मुझे नहीं लगता यहाँ पर लेना चाहिए। हम लोग यहाँ बीच में कहीं एंट्री ले लेते हैं। 955, 960 नहीं, 955.90। ठीक है। DATR इसका 14 रुपये है। ये 950 तक पहुंचने की गुंजाइश बहुत कम है, तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं। टाइटन, हेवल्स सब अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार है। टाटा कंज्यूमर भी ऊपर ही जा रहा है। TCS देखते हैं। TCS भी फ़िलहाल कुछ नहीं। टोरेंट फार्मा में क्या हो रहा है, ऊपर ही जा रहा है। और कंटेनर कॉरपोरेशन फाइनली ये करेक्शन में था कल, लेकिन आज फिर ऊपर चला गया है, तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। चलिए, आप देखते हैं हम स्क्रीनर पे चलते हैं और उन स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं जिनका हमें रिकमेंडेशन दिया गया। पहला है नियोजन। तो नियोजन देखते हैं। नियोजन केमिकल्स, तो नियोजन केमिकल्स 1991 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। मैन्युफैक्चर करता है ब्रोमीन, लिथियम बेस्ड ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल एंड एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। 3,900 मतलब करीब 4,000 करोड़ की कंपनी है।
एक बार कुछ देखते कुछ और है क्या। प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्लाइंटेल इसका ऑस्टिन, सन फार्मा, सॉल्वे, डिवीस लेबोरेटरीज, वोल्टास, पिरामल, हिकाल, किर्लोस्कर वगैरह इसके क्लाइंटेल है। और ये सभी बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज है और इंटरनेशनल ये सारे लोकल बिजनेसेस ही है। 2 R&D फैसिलिटी है, एक वडोदरा में है, वडोदरा बाय द वे मैं मेरा जन्म हुआ था वडोदरा में, और एक वहाँ पे विथ 10% ऑफ टोटल वर्क फ्लोस इन R&D, तो R&D में काफ़ी काम हो रहा है। 2019 में IPO आया है इसका। बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। इसका प्राइस टू PE रेशियो देखते हैं, PE प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ठीक ठाक है, बहुत नीचे नहीं है, ये बीच ही में है। प्रोज एंड कॉन्स सकते, कंपनीज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 19.5%, मतलब सेल्स धनाधन बढ़ा है इसका। स्टॉक तो खैर हम लोग बाद में देखें। प्रमोटर होल्डिंग गिरा है, लेकिन गिर के कहाँ गया है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। कंपनी हैज़ लोडेड, लिए ठीक है। कैप, मार्केट कैप में ये नंबर 8 पे है। सेल्स तो हमने देखा ही कि ये लगातार बढ़ा है। प्रॉफिट देख लेते हैं, 7, 8, 9, फिर 7 हुआ, 11, 10, 15, 11, 9, ये 2022 नहीं, 2022 है ये, 14, 14, 11, 9। नेट प्रॉफिट ठीक ठाक है, ऊपर नीचे है, बहुत अच्छा नहीं है ये, लेकिन क्वार्टरली देखा हमने, सालाना देख लेते हैं। 3, 4, 5, 8, 11, 21, 31। तो सेल्स और प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो सेल्स तो हमने देखा ऑलरेडी कि इसका लगातार बढ़ा ही है। आइए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 3, 4, 4, 5, 5, 8, 11, 21, 29, 31, 45, 50 और 50। चलिए इसका नेट प्रॉफिट ठीक ठाक ही है, बुरा नहीं है। बैलेंस शीट, लायबिलिटी 16, 21, 47, 61, 131। हाँ, तो एसेट्स वर्सेस लायबिलिटी रेशियो बहुत बढ़िया इसने मेंटेन किया। एसेट बढ़ा है, लायबिलिटीज उतना नहीं बढ़ा है। इसका डेटर डेज देखते हैं, 68 से 894 डेटर डेज बढ़ा है। इन्वेंट्री डेज भी बढ़ा है, बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ता है थोड़ा बहुत डेटर डेज का बढ़ना इतनी बुरी बात नहीं है। और अगर 2017 में देखें तो इसका डेटा डेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, फिर वहाँ से तो उतरा ही है, तो ठीक ठाक है। अच्छा, इन्होंने कहा था शेयर होल्डिंग पैटर्न गिरा है, तो हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न गिर के कहाँ गया है। 64 था, 64 से 60 हुआ है, और अब 60 से 56 हुआ है। इसका FIIs देखते हैं, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 4, 4, तो FIIs घटा नहीं है। DIs देखते 14, 14, 14, फिर 18, 19, 19, 18, फिर 20, 20, 24। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। पब्लिक का शेयर देखते 16, 16, 16, 16, 16, 15, 15, 15, 14। तो वाइल प्रमोटर शेयर घटा है, ये गया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास, रिटेल के पास नहीं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के फंडामेंटल स्टैंड पॉइंट से। कॉर्पोरेट एक्शन देखते इसने कोई बोनस या स्प्लिट नहीं दिया है, लेकिन कंपनी बहुत नई है, अभी अभी इसका IPO आया है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये बोनस और स्प्लिट तुरंत ही देना शुरू कर देगा। अब आइए देखते हैं इसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसा है। कंपनी का नाम था नियोजन, NSE में लिस्टेड है। अच्छा, इसका मंथली चार्ट देखते हैं। स्टॉक ऊपर ही की तरफ जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर एक डिमांड जोन बनाया जा सकता है। वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में भी यहाँ पर एक डिमांड जोन है तो सही। यहाँ आसपास में कोई लेवल्स नहीं है। डिमांड डेली चार्ट पे देखते हैं, वही देख रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन है कि क्या है? हाँ, डिमांड जोन ही है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ से बहुत प्राइस जोर से ऊपर की तरफ बढ़ा है और फिर वापस यहाँ पर आया नहीं है, अब पहली बार आ रहा है, तो यहाँ पर एक एंट्री लिया जा सकता है। अब ये 5 जो स्टॉक है ये टिप के बेसिस पे है, और इसका मेरे पास पिछले 20 साल का डेटा नहीं है, तो मैं इसे प्लैटिनम स्टॉक तो नहीं मानता, साइक्लिकल स्टॉक मानता हूँ। तो आइए इसका
नाम ही दे देते हैं साइक्लिकल स्टॉक, बाय सम at 1426.25. This is a cyclical stock. 35 रुपए इसका DATR है, मतलब आज ये जा तो सकता है 1426 तक, ठीक है। दिस इज ए साइक्लिकल स्टॉक, ठीक है। तो ये नोट हमने ले लिया है, लेकिन हम लोग इस पे टाइट स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। और हम इसका टारगेट बनाते हैं यहाँ पर 1850 रुपये, ठीक है। तो इसका रेशियो बन गया 1:5 का। अगर लॉस हुआ तो 1426 से 1351, करीब करीब 75 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हुआ तो 424 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो उस हिसाब से देखने जाए तो रेशियो अच्छा है। आइए देखते हैं अब। तो ये हमारा आज का ट्रेड रहेगा नियोजन का। अब अगला स्टॉक देखते हैं, एथर देखते हैं स्क्रीनर पे, एथर इंडस्ट्रीज, ठीक है। एथर इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरर और स्पेशलिटी केमिकल है। कंपनी का सोल इंडियन मैन्युफैक्चरर फॉर केमिकल सच एज तो मेथोजाइथिल और फिनॉल और मेथिल बेंजोइल क्लोराइड वगैरह में इनका मोनोपोली बिजनेस है, ठीक है। और कोई नहीं है जो ये बिजनेस कर रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। चौथा साइट खरीदा है इन लोगों ने 18,000 स्क्वायर मीटर का, इसी साइट के पास ही में है। R&D इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों का सूरत में एक है, ठीक है। FY23 में R&D एक्सपेंडिचर अकाउंटेड 7.5% ऑफ ओवरऑल एक्सपेंडिचर, ये बहुत अच्छी बात है। 8-10% के आसपास अगर R&D है तो कंपनी को अच्छा माना जाता है। रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर्स एंड रिलेटिवली फ्यू प्रोडक्ट्स। इसका क्लाइंटेल अगर पता चलता तो बताया तो नहीं, हाँ 5 स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो खरीदे जाते हैं आमतौर पे, ठीक है। ठीक है, एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कम है और मेजर कस्टमर्स जो है जो खरीदते हैं वही बना रहे हैं ये, तो उस हिसाब से पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं। प्रोडक्ट तो इन लोगों के अच्छे हैं, बेसिकली अभी उन लोगों का मोनोपोली बिजनेस है, उसको ध्यान में रख के चलते हैं हम लोग। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 52% है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब जैसे कंपनी ने आके बोला मुझे ये पर्टिकुलर केमिकल चाहिए तो उस एक कॉन्ट्रैक्ट बना के वो लोग उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, वो 34% है। 52% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। चलिए इसका पीई रेशियो देखते हैं। पी रेशियो इसका अच्छा है, एक्चुअली इसे खरीदा जा सकता है। नहीं, एक्चुअली पी रेशियो इसका बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आप अगर प्राइस टू अर्निंग्स देखें इसका वो कम है, 81 है, जबकि EPS इसका हाई है। होना उल्टा चाहिए, आपका जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो ज़्यादा होना चाहिए और EPS कम होना चाहिए, पर यहाँ पर उल्टा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। खैर इसका हम लोग ये तो करेंगे, अच्छा अपना टेक्निकल एनालिसिस तो करेंगे, तब पता चलेगा किस प्राइस पे ख़रीदना चाहिए। डेट फ्री है करीब करीब कंपनी, ये बहुत अच्छी बात है। कॉन्स में क्या है, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, गुड रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिपीटेड प्रॉफिट्स, डिविडेंड नहीं दिया इन्होंने, डेटर डेज बढ़े हैं, मतलब उनको पैसा उधार वापस लौटाने में ज़्यादा दिन लगते हैं पहले से। वर्किंग कैपिटल भी बड़ा है, चलिए ठीक है, कि जितने दिन का उनको वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है वो बड़ा है। आइए देखते हैं, पीयर कंपैरिजन में ये नंबर 8 पे है। प्रॉफिट एंड लॉस और सेल्स देखते हैं। सेल्स इसका बढ़ रहा है 300, 450, 600, 650, बढ़िया है। नेट प्रॉफिट इन्होंने 2017 में लॉस किया था, उसके बाद 8, 23, 40, 71, 109, 130, बढ़िया है नेट प्रॉफिट भी। कैश फ्लोज देखते हैं, कैश फ्लोज अच्छे ही है, यहाँ पर माइनस में आया हल्का सा, ठीक है। डेटर डेज देखे तो बढ़े हैं, मैंने ऑलरेडी हमने देखा वो चीज़। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, ये 87 के आसपास था, अभी 81 हुआ है, मतलब ये अच्छी बात नहीं है।
DIIs ने क्या किया, 8, 8, 8, 13, मतलब करीब करीब बढ़ा ही है DIIs का शेयर। FIIs का देखें तो भी बढ़ा है। पब्लिक का शेयर 2.78 था, 3 हुआ 2.67, 2.76, तो करीब करीब सेम है, लेकिन DIIs FIIs का बढ़ा है। वैसे तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि इसने कोई बोनस या स्प्लिट दिया होगा, लेकिन हाँ, तो कोई मतलब नहीं है। तो नया स्टॉक है, ज़्यादा हम लोगों ने इसको देखा नहीं अभी तक। 2022 ही में इसका IPO आया है, तो अब मैं क्या टेक्निकल एनालिसिस करूंगा इसका, पर फिर भी चलिए कर ही लेते हैं। एथर इंडस्ट्रीज, मंथली चार्ट देखते हैं। हल्का सा ही छोटा सा चार्ट है, अब इसमें क्या देखें। वीकली चार्ट कुछ खास नहीं, डेली चार्ट कुछ खास नहीं। तो मैं अपने इस स्टॉक के बारे में मैं ऐसा बोलूँगा कि थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, अभी जल्दबाजी में इसे ख़रीदने का कोई मतलब नहीं है। ऑल्दो एथर बिजनेस मोनोपोली बिजनेस में है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो थोड़ा सा ख़रीदा जा सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई लेवल दिख नहीं रहा है। चलिए इसी लेवल को मान के चलते हैं। अगर कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल स्टॉक है, तो अगर आपको इसमें स्टॉक खरीदना है तो आप इसे खरीद सकते हैं 795 रुपये पे। एक मिनट, हाँ, 795 रुपये 80 पैसे, लेकिन एक कड़क स्टॉप लॉस लगाना होगा, और टारगेट हम रखेंगे इसे यहाँ 951 रुपये में। पिछले स्टॉक का मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो देख लेते हैं स्टॉप लॉस फटाफट। पहले एथर का लगा लेते हैं। बाय सम एट 795.80, stop loss at 783, टारगेट 951.25। ठीक है, तो इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये साइक्लिकल स्टॉक है, क्योंकि ये है ही एक्सपेरिमेंटल स्टॉक। तो ठीक है, कहाँ था, नियोजन था। ठीक है, नियोजन का मैंने क्या लगाया था, हाँ, ठीक है। अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक क्या है, HSCL। अच्छा, HSCL हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, और इसका ठीक है, तो ये NSE BSE दोनों पे लिस्टेड है। हिमाद्री primarily engaged in manufacturing of carbon materials and chemicals. It is the #1 coal pitch manufacturer in India. Only company to manufacture advanced carbon material. अच्छा जी। It is also the largest player of naphthalene and SNF in India. Prominent player in multiple specialty carbon. Very good stock actually. मोनोपोली बिजनेस में है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। केपेक्स भी अच्छा है। अच्छा, 17,000 करोड़ का कंपनी है, तो छोटा मोटा कंपनी नहीं है ये। और रिटर्न ऑफ वगैरह ये सब ठीक है। आइए PE रेशियो देखते हैं। इसका PE रेशियो बहुत अच्छा नहीं है। इसका PE भी हाई है, EPS भी हाई ही है अभी तो लेकिन खैर उसका हम टेक्निकल एनालिसिस में डिटेल देखेंगे। डेटर डेज इंप्रूव हुए हैं, वर्किंग कैपिटल भी इंप्रूव हुआ है। लो रिटर्न ऑफ इक्विटी, डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन लो, प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे इसका। पीयर कंपैरिजन में नंबर 8 पे है। सेल्स और प्रॉफिट देखते हैं। 1100, 1300, 1400, फिर वापस से 16 में 1100, 1300, फिर 2000, 2500, फिर गिरा है। 2020 में तो खैर सारे ही कर देते हैं, तो डिस्काउंट दे देते, पर 21 में भी 1600 करोड़ हुआ, फिर 2700 करोड़, अब 4000 करोड़। तो अब ऊपर उठना शुरू हुआ है ये।
प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट 58 लॉस में था, फिर 81-17 में पहला लॉस किया, फिर 250, 300, फिर 200, फिर 47। प्रॉफिट ऊपर नीचे है, ज़्यादा मतलब कंसिस्टेंट नहीं है यार। 2205 फिर 216 हुआ, अब 328, मतलब करीब करीब 400 के आसपास चला जाएगा। अगले एक क्वार्टर बचा है। लायबिलिटीज वर्सेस एसेट्स, हाँ लायबिलिटीज कम है, एसेट्स बढ़े हैं, रेशियो बढ़िया है। डेटर डेज देखते हैं, डेटर डेज तो घटे हैं, इसने बताया ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की इसने बात करी थी, 45, 45, 45, 45, फिर 45, 45, 44, तो ज़्यादा नहीं गिरा है, हल्का सा गिरा 1%। देखते गया कहाँ है। FIIs ने इसमें लगातार इन्वेस्ट किया है, लग रहा है 2%, अब 5% पे गया है। DIIs कम था, DIIs ने भी इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो ये अच्छी बात है। और पब्लिक का शेयर घटना ही चाहिए, तो ये 53 था, फिर 52 हुआ, 53 हुआ, 52, 51, 51, 51, 49, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं आशा तो नहीं करता कि इसने भी बोनस स्टॉक्स, अच्छा इसने स्प्लिट दिया है एक बार, 10 का 1 हो चुका है, मतलब अब कोई स्प्लिट मिलने की उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं मतलब 1 के बाद स्प्लिट नहीं मिलता, अगर फेस वैल्यू 1 हो गया है तो फिर उसको आगे स्प्लिट नहीं होते, मिनिमम फेस वैल्यू 1 रुपया होता है। तो ये है फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे स्टॉक बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स भी अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है, और डेटर डेज कम हुए, मतलब डेट भी कम हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। या डेट एफिशिएंसी कम हुआ है, ऐसा बोल के चल सकते हैं। ये इसको टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो इसका क्या है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल है इसका, तो क्या था, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, हाँ जी। इसका मंथली चार्ट देखते हैं, हाँ तो अरे यार हमने देर ही कर दी। मंथली चार्ट इसका बड़े दिनों से ढीला ढाला चल रहा था, अभी 2023 में इसे बढ़ना शुरू हुआ है, और ये उसका एक डिमांड जोन बन तो रहा है, और यहाँ पर एक डिमांड जोन है। आइए वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में यहाँ पर एक डिमांड जोन है, यहाँ पर एक डिमांड जोन है, पर ये डिमांड जोन टेकन आउट है, पर यहाँ पर एक डिमांड जोन है, तो हम इसे $292 पे खरीदते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं 263 पे, से बहुत कम टाइम है, और टारगेट लगाते हैं 5 का रेशियो तो चाहिए, 420 के आसपास। ठीक है, चलिए इसका नोट ले लेते हैं। HSCL बाय सम एट 292.20, स्टॉप लॉस एट 266.75, टारगेट 419.80। ठीक है, ये हो गया हमारा HSCL। अगला स्टॉक देते हैं अमी ऑर्गेनिक्स। ठीक है, अमी ऑर्गेनिक्स को देखते हैं। अमी ऑर्गेनिक्स वन ऑफ द लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवन स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी, माने डिफरेंट टाइप्स एडवांस्ड, तो ये भी केमिकल्स के बिजनेस में ही है। लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल कंपनी 14 सालों से काम कर रही है, 450 फार्मा इंटरमीडिएट्स अक्रॉस 17 थेराप्यूटिक एरियाज ऑफ फार्मा और केमिकल्स बना रही है। 77% फार्मा इंटरमीडिएट्स में से आता है उसका बिजनेस, 18% स्पेशलिटी केमिकल्स में है। R&D इसका 4% है, बहुत R&D नहीं करता है ये। IPO इसका 2021 में आया है, चलिए ठीक है। 4000 करोड़ की कंपनी है। इसका PE रेशियो देखते हैं, PE रेशियो ठीक ठाक है, बीच ही में है, तो पता नहीं, देखेंगे। प्रोज कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, कॉन्स प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज, पर हम देखेंगे कैसा है। नंबर 5 पे है अमी ऑर्गेनिक्स। सेल्स ग्रोथ इसका 160, 180, 250, 350, 550, 600 बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट 12, 18, 23, 27, 54, 72, 78, ये भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कैश फ्लोज हमने देखा ऑलरेडी कि इम्प्रूव हुए हैं,
और डेटा डेज इंक्रीज हुए हैं, लेकिन नया कंपनी है, एक्सपैंड कर रहा है, तो अभी फ़िलहाल मैं उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न 41 के आसपास था, 38 मतलब थोड़ा सा गिरा है। FIIs का लेकिन शेयर बढ़ा है, पहले 2% था, फिर 5, 6, 6, 6, 7% हुआ है। DIIs का शेयर 6 था, 3 हुआ था, फिर 5, 4, 3, 3, 3, 5 और फिर 6, मतलब ये रिगेन हो रहा है। तो DIIs FIIs का शेयर बढ़ा है और रिटेल का शेयर 50, 51, 52, 51, 50, 50, 48, 47, मतलब रिटेल का शेयर घटा है। मतलब ये एक बहुत बढ़िया है, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक अच्छा है। कॉर्पोरेट एक्शन, अभी तो बोनस और स्प्लिट्स आएगा नहीं इतनी जल्दी, तो आइए इसको देखते हैं टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से। क्या नाम था, अमी ऑर्ग। मंथली चार्ट देखते हैं, ऊपर नीचे रहा है, कुछ खास यहाँ पर है नहीं करने के लिए। ये एक डिमांड जोन है, बहुत नीचे है। वीकली चार्ट देखते हैं, वहीं पे डिमांड जोन है, बहुत खास करने के लिए कुछ नहीं है। तो ठीक है, अगर इसे ख़रीदना है तो यहीं ख़रीद सकते हैं, और इसके लिए हमें बहुत लंबा इंतज़ार करना होगा। स्टॉप लॉस और इसका टारगेट लगाते हैं यहाँ पे। इसका लेकिन रेशियो बहुत बढ़िया है, अगर यह हमें मिलता है नंबर तो ज़बरदस्त है इसका रेशियो, 9 के आसपास। चलिए नोट ले लेते हैं, पर मिलने की गुंजाइश है, कम है। बाय सम एट 907.3, नहीं क्या 908.75, stop loss at 859.08, target 1368.90। तो ये था अमी ऑर्गेनिक्स। अगला स्टॉक देखते हैं, क्या था अगला स्टॉक, फ्लोरोकेम। ठीक है, NSE BSE दोनों में लिस्टेड है, ये भी केमिकल बिजनेस में ही है। 40,000 करोड़ की कंपनी है, करीब करीब 38,000 करोड़। इसका पी रेशियो, अच्छा ये इसका एक बार देख लेते हैं। फ्लोरोपॉलीमर्स, फ्लोरो स्पेशलिटी, रेफ्रिजरेंट्स, सोलर पैनल्स भी बनाता है। एंड यूजर इंडस्ट्रीज वगैरह वगैरह। चलिए ठीक है, इसका देखते हैं पी रेशियो कैसा है। कुछ खास इसका पी रेशियो अभी तो फिलहाल नहीं है, प्रोज कुछ खास नहीं है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग ऑन द इंटरेस्ट कॉस्ट, प्रमोटर होल्डिंग इज डिक्रीज। चलिए ठीक है, उसको तो देखेंगे। नंबर 5 पे है केमिकल्स में, मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स देखते हैं पहले, 2700, 26, 40, 5000, ठीक है, बढ़ाई है, पर अपने पास सफिशिएंट डेटा नहीं है। नेट प्रॉफिट 1200, फिर 2021 में लॉस, फिर 776, 1300, अभी ठीक ठाक है। डेटर डेज 70 कटे हैं तो अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 68 था, फिर 66 हुआ, फिर 63 हुआ। FII शेयर 2, 3, 5, फिर 4, फिर 6, फिर 4। DIS 5, 4, 3, 5, 7, ठीक है, DIS बढ़ा है। पब्लिक 23, 24, 25, 25, 25, 26, 26, वापस से 23, ठीक ठाक है। मतलब बीच में रिटेल शेयर काफ़ी बढ़ गया था, अभी वापस घटा है क्योंकि DIS ने इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो कुछ तो हो रहा है। कॉर्पोरेट एक्शंस में तो खैर कुछ है नहीं करने के लिए। टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं फटाफट। फ्लोरोकेम मंथली चार्ट देखते हैं। अच्छा, इसका तो बढ़िया है, स्टॉक एक्चुअली बढ़ा है। इसका डिमांड जोन अपना यहाँ लगा सकते हैं। एक वीकली चार्ट में जाते हैं, ये एक डिमांड जोन है तो सही।
डेली चार्ट में जाते हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, पर ये वाला मुझे नहीं चाहिए। चूंकि ये एक्सपेरिमेंटल स्टॉक है, हम इसके गिरने का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। तो इसी को डिमांड जोन मान के चलते हैं, इस पे एंट्री लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस लगाते हैं यहाँ पे, और टारगेट लगाते हैं करीब करीब यहाँ पे। इसको सप्लाई जोन मान के चलते हैं, बड़ा वाला, ठीक है। तो नोट ले लेते हैं, फ्लोरोकेम buy some at 2904.50, stop loss at 2810.85, target 3737.13। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लोरोकेम। और एक आखिरी स्टॉक बचा है, वो है टाटा केम। टाटा केम खैर सबको पता है, मैं तो अभी आपको बता सकता हूँ कि टाटा केम बढ़िया स्टॉक है। साइक्लिकल हो सकता है लेकिन बढ़िया है। चलिए, टाटा केम BSE NSE दोनों पे लिस्टेड है, केमिकल के बिजनेस में है। इसके बारे में अब मैं आपको क्या बताऊं, बेसिक केमिस्ट्री, स्पेशलिटी केमिस्ट्री सारे ही बिजनेसेस में है, अब इंटरनेशनल बिजनेस में भी है, और अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया में है, एक्सपेंशन भी हो रहा है, सब बढ़िया है। मार्केट कैप 28,000 करोड़ का है। आइए इसका PE रेशियो देखते हैं। PE रेशियो इसका ठीक ठाक है, मतलब PE भी बड़ा है लेकिन EPS भी बड़ा है, तो दोनों ही नीचे भी है, बहुत ऊपर नहीं बढ़े हैं। एक समय में इसका EPS अपना PE काफ़ी बढ़ गया था लेकिन EPS नहीं बढ़ा था, तो उस समय ख़रीदा होता तो यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन अभी फ़िलहाल तो सब ठीक ठाक है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट है, रिटर्न ऑफ इक्विटी लो है, नंबर 8 पे है। इनफैक्ट गुजरात फ्लोरॉक जो हमने अभी अभी देखा, फ्लोरोकेमिकल्स, वो नंबर 5 पे और ये 8 पे है, तो उस हिसाब से कमज़ोर है मार्केट कैप में। सेल्स अगर देखें 13, 14, 15, 17, फिर 14 हुआ, 10 हुआ, 10, 10, 10, 10, 12, 16, 16, खास नहीं, सेल्स इसका बहुत अच्छा नहीं है। नेट प्रॉफिट भी ऊपर नीचे रहा है, 2018 में अच्छा प्रॉफिट किया था, उसके बाद फिर गिर गया, फिर अब धीरे धीरे वापस रिकवर कर रहा है, तो वो कुछ खास नहीं। डेटर डेज इसके कम हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, 37 बना रखा हुआ है। FIIs 12, 13, फिर 14, 14, 14, 14 FIIs ने इन्वेस्ट किया है। DIS 24, फिर 20, 18, 19, 19, 18, 19, 19, 20, मतलब अभी धीरे से DIS वापस बढ़ना शुरू हुआ। एक समय में 24 पे था, अभी 20 पे हेल्थ मेंटेन्ड है, और पब्लिक का शेयर घटा है, 27, 28, 27, 28, 27, 27, 26, तो ये एक अच्छी बात है। कॉर्पोरेट एक्शंस देखे तो कुछ ना बोनस दिया है ना डिविडेंड। अब आई तो मतलब स्टॉक बुरा तो नहीं है, फंडामेंटल्स में हम यही देखते हैं कि स्टॉक बुरा है क्या। अब टेक्निकल एनालिसिस में हम देखेंगे कि स्टॉक अच्छा है क्या, और अगर अच्छा है तो किस प्राइस पे खरीदना अच्छा होगा। इसका मंथली चार्ट अगर देखें तो स्टॉक ने बढ़िया ही किया है बरसों में, ठीक है। इसका अभी नियरेस्ट डिमांड जोन ये है, ठीक है। वीकली चार्ट में देखें तो भी यही डिमांड जोन नज़दीक में दिख रहा है, बहुत अच्छा डिमांड जोन नहीं है लेकिन ठीक है, चला लेंगे हम लोग। एंट्री लेते हैं इसको अगर यहाँ पे, और टारगेट लगाते हैं यहाँ पे, कहीं पे स्टॉप लॉस लगाते हैं यहाँ पे। क्या रेशियो मिल रहा है, 2 का रेशियो मिल रहा है, बेकार है, अभी करने के लिए कुछ नहीं। अनफॉर्चुनेटली टाटा के में अभी कोई लेवल है नहीं, तो छोड़ देते हैं। तो ये था आज का हमारा स्टॉक मार्केट एनालिसिस, हमारे पसंदीदा स्टॉक्स का एनालिसिस, और उसके बाद 6 अलग अलग स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से याद करा दूँ कि मैं कोई सर्टिफाइड या क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना लॉजिक देखता हूँ और अपना इन्वेस्टमेंट का लॉजिक आपको बताता हूँ।
अगर आपको मेरा लॉजिक ठीक लगता है तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात ज़रूर कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। मेरा इन वीडियोस को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम सभी लोग स्टॉक मार्केट से ढेर सारा पैसा बनाते रहें। धन्यवाद।